आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटरी प्रिंसिपल। ठीक है, हमने वन ऑफ इक्वेशंस पढ़ ली थी आइसोथर्म के लिए भी और आइसोकोर के लिए भी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक ये है, हमें देखना है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन पॉसिबल है तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। ठीक है, और अगर हम उन फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो उससे रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। क्या हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है या इक्विलिब्रियम वापस अटेन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अब ये सारे फैक्टर्स हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम की इस कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कौन कौन से थे? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इन तीन फैक्टर्स को चेंज कर देते हैं, इन तीन फैक्टर्स की वैल्यू को हम चेंज करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है। अब हमें यही देखना है, एक एक करके हम एक एक फैक्टर लेंगे और देखेंगे कि उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। ये सारी स्टडी किसने करी? ली चैटरी ने करी और एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल दैट मीन्स उन्होंने इन सारे फैक्टर्स को चेंज कर करके देखा और एक जनरलाइज प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या देखा कि अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने का मतलब इनमें से किसी भी तीन फैक्टर्स को चेंज कर देते हो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिससे आपके किए हुए चेंज का नल इफेक्ट आ जाए। मीनिंग मान लिया आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। आपने रिएक्टेंट की साइड कोई ना कोई चेंज कर दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम की या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, कि जिससे आपके किए हुए चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए, कि आपका किया हुआ चेंज अनडू हो जाए। तो क्या हुआ? ली चैटरी प्रिंसिपल, if a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, temperature और pressure, इन्हीं तीन चीजों का हम चेंज कर रहे हैं, the equilibrium shifts in the direction so as to undo the effect of applied change. That means अगर आप इन तीनों में से किसी भी पैरामीटर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सी? या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। या तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपने जो भी चेंज किया है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? अनडू। इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है? अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट अप्लाइड स्ट्रेस। अप्लाइड स्ट्रेस मीन्स ये जो तीन पैरामीटर आप चेंज कर रहे हो, ये सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाइड है और सिस्टम इसके अगेंस्ट अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके तीनों पैरामीटर्स का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, हम अगर मान लो कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स इंक्रीज करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी, तो क्या अब यहाँ पे देखो क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ ज़्यादा है। और अब सिस्टम को क्या करना है? इस इफेक्ट को नलीफाई करना है, मतलब इस इफेक्ट को अंडू करना है। तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो उतनी ही कांस्टेंट हो जाएगी जितनी वो इक्विलिब्रियम की टाइम पे थी। भाई हमने और कंसंट्रेशन ऐड कर दी रिएक्टेंट की, तो वो क्या करेंगे? वो जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ऐसे ही अगर हम इसका अपोजिट करें, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को निगलेक्ट करना है तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास फेरिक आयन है, फेरिक क्लोराइड हमारे पास सॉल्यूशन होता है, हम उसे HCN नेगेटिव से रिएक्ट कराते हैं। ये हमारा पेल येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, FeCN HCN2 पॉजिटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हमने क्या करके देखा, हमने फेरिक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। जैसे ही हमने इसमें ये रिएक्शन चल रही थी एक बिकर में, हमने क्या किया, ऊपर से और फेरिक आयन हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी और फेरिक क्लोराइड हमने इसमें ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ, एकदम से ही जो कलर का सॉल्यूशन था वो डार्क होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपने फेरिक क्लोराइड और ऐड किया, उससे क्या हुआ, सॉल्यूशन एकदम से डार्क होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मोर एंड मोर अमाउंट हमारे पास क्या बन रहा है, ये रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अच्छा, और अगर हम इसकी रिवर्स बात करें कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो कौन सी डायरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की, और मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म। आया फर्स्ट समझ में, फर्स्ट इफेक्ट। यस मैम। नेक्स्ट अब आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी। आपको पता है आपकी रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें, रिलीज ऑफ एनर्जी या फिर एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अब आपको पता है, अगर मान लिया आपके पास कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और अगर उसमें कोई फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। भाई इन दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो उतनी ही एनर्जी लेके तो वो वापस रिएक्टेंट बनाएंगे, है ना। यानी क्या होगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगी, और अगर इसकी रिवर्स कंडीशन हो, फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन का। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो अमोनिया गैस बनी। अब इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और ये बात हमें कैसे पता चली, इस रिएक्शन के डेल एच की वैल्यू से। जब हमने इसकी डेल एच की वैल्यू निकाली, इसमें एनर्जी रिलीज हुई तो कितनी हुई, -92.4 किलो जूल। तो ये रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। अब ये हमारी है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, देखो ये एनर्जी रिलीज हो रही थी और आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस इफेक्ट को अंडू करना पड़ेगा, यानी उसको अब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा। तो दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, एंडोथर्मिक को। अब क्या किया आपने, इसकी अगर अपोजिट कंडीशन करो, भाई टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, तो रिएक्शन तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हीट को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, एक्सोथर्मिक की, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एंडोथर्मिक में, ताकि वो इंक्रीज किए हुए टेम्परेचर को क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक्सोथर्मिक में, ताकि जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है उसके इक्विवेलेंट वो हीट इवोल्व कर सके। ठीक,
अब इस डायरेक्शन में देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ है, इस रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो एक्सोथर्मिक की साइड शिफ्ट होएगी, तो एक्सोथर्मिक कहाँ है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन कराई। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, और बैकवर्ड कैसी है, एक्सोथर्मिक। और ये बात हमें कैसे पता चली, देखो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव था तो कैसी थी, एक्सोथर्मिक। अब देखो अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, एंडोथर्मिक की साइड। तो अब इसमें कौन सी डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस एग्जांपल में कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होती है, एक्सोथर्मिक में। तो इसमें कौन सी डायरेक्शन इंक्रीज होएगी, बैकवर्ड रिएक्शन में। आया टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में। यस मैम। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पे लगेगा, प्रेशर किसका होता है, गैसेस का। तो यानी जो भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये इफेक्ट उसी पे लगेगा। अच्छा, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारा किससे स्टडी होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल से, कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब हम मूव करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज होते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉर्म होके क्या बना रहा है, अमोनिया। अब देखो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे मान लो इसके लिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2, ठीक, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 4। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, -2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इस पे। ठीक है, अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है, देखो इस रिएक्शन में नेगेटिव साइन आया ना नंबर चेंज में। ठीक है, अब मैं अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। ठीक है, ये हमें पता चला। अब आप ये देखो कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने पिस्टन लगा दी, स्टार्टिंग में इसका कुछ प्रेशर था, कुछ ये इसकी इतनी इसकी क्या थी, वॉल्यूम थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, यानी मेरी पिस्टन यहाँ आ गई, यहाँ पिस्टन आ गई, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो अब बताओ वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिस्टम डिक्रीज हो गई। अब इसमें जितने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, पहले जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो तो यहाँ सारे सिलेंडर में प्रेजेंट थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब जब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इतने एरिया में ही रह गए, है ना। तो यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि मैं क्या करूं, यूनिट लो, यूनिट वॉल्यूम लो। पहले इस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा स्पेस था, तो इतनी यूनिट में कुछ नंबर पे पॉसिबिलिटी थी कि मान लिया कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो अब इतने ही यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में,
अब देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहां जहां डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है। यानी अगर आप उस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां आपका नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे। यानी अगर हम हमारे इस वाले एग्जांपल की बात करें और अब मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, मैं इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को इंक्रीज कर देती हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसी रिएक्शन के लिए मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इस वाली रिएक्शन को देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को N2O4 को, आपने क्या फॉर्म करेगा, ये 2NO2। अब इसका बताओ, इसमें यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब मान लिया मैंने इस रिएक्शन में क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब मान लो मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, ठीक है, अब मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं और आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो, ठीक है। अब मान लिया मैंने ऐसी रिएक्शन कंसीडर करी, जैसे देखो H2I2 फॉर्म्स इनटू 2H। अब इसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, क्या इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, नहीं। तो अब जैसी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते उनके ऊपर प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर चेंज का इफेक्ट कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डिक्रीज वाली रिएक्शन आपकी फेवर हो जाएगी, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज वाली रिएक्शन फेवर हो जाएगी। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, ये कैसी आपकी इनर्ट गैस है। ये आप रिएक्टेंट के साथ अगर रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर दो तो क्या होता है, इनका कोई इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक। मतलब रिएक्टेंट ना तो ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही प्रोडक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशंस है, या तो हम इनर्ट गैस को ऐड करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लिया आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया, ठीक है। तो पहले देखो, ये हमारे पास सिलेंडर था जिसमें हम रिएक्शन प्रोसीड करा रहे थे, ठीक है। पहले इसमें रिएक्टेंट की गैस थी, ठीक, और कौन सी थी, प्रोडक्ट वाली गैस थी। अब आपने क्या करा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखी है, एक गैस और ऐड कर दी, कौन सी, इनर्ट गैस, ठीक है। तो अब इससे, अब पहले दो जगह थे, अब क्या हो गए, तीन जने हो गए, तो थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, टोटल प्रेशर जो अब इस चैम्बर में लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर सबका क्या रहेगा, सेम। अब सब किसी के पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पे भी क्या रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम मान लो क्या करें, दूसरा केस कंसीडर कर सकते हैं। हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया, तो अब कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तभी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अब आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज होते ही नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, इफेक्ट हो जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहले इतनी वॉल्यूम में ही यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स थे, अब आपने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है SO2 प्लस O2
फॉर्म्स इनटू 2SO3। अब मैंने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम देखो कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 2 + 1 3 से 2 हो रहे हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो 2 से 3 हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की साइड। अच्छा, दूसरा केस कंसीडर करें, देखो PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, यानी एक मोल से 1 + 1 2 मोल्स क्रिएट हो रहे हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल से 1 मोल क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप अब इसमें इनर्ट गैस ऐड करो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, तो क्या होगा, देखो कहाँ शिफ्ट होंगे, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही देखो इसमें, अब देखो इसमें 1 मोल से 1 + 1 2 मोल हो गए, यहाँ भी 2 मोल है, यानी 2 मोल से 2 मोल हो रहे हैं, कोई नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं हो रहा, दोनों में सेम है। तो अब ऐसी रिएक्शन में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करें, है ना, ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम अगर किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करें ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करें, बस सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दें बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ। आपको याद हो जब आप काइनेटिक्स पढ़ते हो तो आप उसमें ऐसे पढ़ते हो ना, रिएक्शन प्रोग्रेस और टाइम, तो आप ग्राफ पढ़ते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का। जब हम इसमें क्या करते हैं, कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं कि ये सिर्फ क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो कैटालिस्ट का जब अगर हम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपली कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब वो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट इंक्रीज करता है और बैकवर्ड रिएक्शन का भी इंक्रीज करता है, और सेम एक्सटेंट पे करता है, यानी जितना वो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज करेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज कर देगा। तो इससे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और आपका इक्विलिब्रियम बिल्कुल कांस्टेंट उस पे रहता है, कंडीशंस पे रहता है। आया समझ में? आप ही ऑन करना होगी क्लास। दीपिका अपना माइक ऑफ करो, बताओ समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है ये जो हमने देखो ली चैटरी प्रिंसिपल से कंडीशन पढ़ी, अब हम इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटरी प्रिंसिपल टू फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम है तो दैट मीन्स लिक्विड वाटर, अगर हम वाटर को बॉईल करें तो वेपर। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की स्टडी में हमारा फेवर करता है। कैसे करता है, देखो लिक्विड से अगर आपको वेपर बनाने हैं तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी, है ना, यानी डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी ये कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वाटर वेपर्स में अब देखो वाटर है वेपर है, जब वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा तो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब अगर आप इस पे ली चैटरी प्रिंसिपल अप्लाई करो, दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तीनों कंडीशंस देखेंगे हम, सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करके देखते हैं। अब आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या होगा कि मोर लिक्विड वाटर विल एवेपोरेट, भाई ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा, और उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो हम प्रेशर इंक्रीज करें,
तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कहाँ इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा, जहां से प्रेशर डिक्रीज हो। यानी अब प्रेशर डिक्रीज करना है तो वाटर वेपर्स को कंडेंस करना पड़ेगा। तो कौन सी रिएक्शन शिफ्ट होगी, फेवर होगी, जिसमें वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू वाटर लिक्विड में, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो फिर से क्या होगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर फेवर हो जाएगा। दैट मीन्स वाटर इनटू वेपर्स वाली रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का, वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड की यही डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। तो अब अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम में देखें तो यानी लिक्विड जो है हमारा वो अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। वेपर अगर हम वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड करते हैं यानी हम लिक्विड को बॉईल करते हैं तो क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। यानी वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड से क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का। अब अगर हम सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा, जहां से प्रेशर है वो डिक्रीज कर सके, यानी ऐसी डायरेक्शन जिसमें क्या हो, प्रेशर डिक्रीज हो सके। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन, देखो वेपर्स को अगर हम कंडेंस करके वापस लिक्विड बना दें गिवन टेम्परेचर पे तो क्या होगा, प्रेशर वापस डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। अब मान लो इसको, इस इफेक्ट को अनडू करना है हमें, इस इफेक्ट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी लिक्विड से वेपर बनेंगे। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले देखो मान लिया आप किसने किसी प्रेशर पर किसी लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट किया, मान लिया मैंने वाटर ही ले लिया, ठीक है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं वाटर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, है ना। प्रेशर इंक्रीज तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा, जहां से ये प्रेशर को डिक्रीज कर सके, यानी ऐसी डायरेक्शन जिसमें लिक्विड से वेपर बन सके। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब मुझे इस इफेक्ट को अनडू करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये लिक्विड क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। यानी बॉइलिंग, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं सिस्टम का तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में? यस मैम। आप याद करो जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये उससे भी एक्सप्लेन होता है ना। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड का मतलब वो पॉइंट जिसपे लिक्विड क्या हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड का मीनिंग जिसमें आपका सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब देखो अगर सॉलिड मेल्ट होगा तो उसमें वॉल्यूम का चेंज आएगा, है ना। एक आइस है और एक वाटर है, देखो आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट होगी तो वॉल्यूम चेंज होएगा, आइस मेल्ट हुई तो वॉल्यूम क्या होएगी, डिक्रीज होती है। आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, देखो वो आपके वाटर पे फ्लोट करती है ना, तो दैट मीन्स आइस की वॉल्यूम ज्यादा है। और जब वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अपने आइस ली उसको प्रेशर से इंक्रीज कर दिया। आप खुद अपनी आइस को ऐसे फिंगर से प्रेशर लगा के देखना तो जल्दी मेल्ट होगी, तो यानी मोर आइस विल मेल्ट। अब आपको इस इफेक्ट को अनडू करना है,
अब आपको इसको इफेक्ट को अंडू करना है तो आइस कब होगी, जब आप टेम्परेचर को लो कर दोगे। आइस तो अपने आप को तभी रिटेन कर सकती है ना, जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को लो कर दोगे। तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यानी अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग, जब आप सोल्यूट लो और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो, है ना। अब कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 लीटर या यूनिट वॉल्यूम में किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। डिसोल्यूशन में क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को डिसॉल्व करते हो तो हीट इवॉल्व होती है, यानी टेम्परेचर। और अगर देखो अब ये हीट इवॉल्व हो रही है तो दैट मीन्स ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसी है, नेगेटिव दे रही है। तो दैट मीन्स ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक, है ना। अब आपको बता, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उससे क्या होगा, एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक से अपोजिट वाली रिएक्शन काम करती है, यानी एंडोथर्मिक वाली। यानी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, NaOH, इन जब इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूट्स का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका बीकर गर्म हो जाता है ना। आपने NaOH का भी वाटर में डिसॉल्व किया हो तो दिखाओ आपका बीकर हॉट हो जाता है। तो दैट मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है, ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो अब हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट है जिनमें क्या होता है, अगर हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बीकर कोल्ड हो जाता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर ऐसे सॉल्यूट्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उन क्या होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनके डिसोल्यूशन पर हीट इवॉल्व होती है उनकी टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और ऐसे सॉल्वेंट जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आपका लास्ट लास्ट एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी तो हमने सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पढ़ी, अब हम क्या करेंगे, गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखेंगे लिक्विड में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CO2 गैस है, ठीक है, आप उसको लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, CO2 एक्वस बनाना चाहते हो। अब आपको इसको गैस से लिक्विड में बनाना, तो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। अब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ हो, कम हो। तो यानी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आप CO2 गैस का प्रेशर क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, तो क्या होगा, वो और डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में टू फॉर्म एक्वस। यानी अगर हम लेजेंडरी प्रिंसिपल लगाएं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी अगर आपको किसी गैस को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, ma'am. आज के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए? Yes, ma'am.